हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर अमित परिहस्त और आज बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि सर आप इशू ऑफ शेयर्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स का उसका स्टार्ट करो। तो बच्चों की फरमाइश सर आंखों पे इशू ऑफ शेयर्स हमने स्टार्ट कर दिया है और कंपनी अकाउंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की मैं बात करूं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की मैं बात करूं तो बेसिकली द कंपनीज एक्ट 1956, दो एक्ट लगते हैं बच्चों, दो एक्ट लगते हैं इसमें। द कंपनीज एक्ट 1956, सो द कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइंस, दो एक्ट मैंने बता रहा था कि दो एक्ट लगते हैं हमारे पास। एक 1956 में एक्ट बना था और एक बना था एक्ट 2013 में। So basically हमें initially the Companies Act 1956 defines a joint stock company as an artificial person created by law, is an artificial person which is created by law having a separate legal entity from its owner with a perpetual succession and a common seal. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन आपको पता है कि जैसे हम आप नेचुरल हैं, वैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन के फॉर्म में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को क्रिएट किया जाता है एंड इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है, आप अकाउंट्स में भी पढ़ते होंगे कि जब हम पर्सनल अकाउंट का डिवीजन करते हैं तो उसमें होता है तीन डिवीजन होते हैं, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है? इट इज मेड बाय द लॉ। सो यहां भी एक आर्टिफिशियल अकाउंट की बात करें जो लॉ से होता है। It has separate legal entity from its owner with a perpetual succession. Perpetual succession का मतलब ये होता है कि कब सपोज कंपनी में किसी की डेथ हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है जिससे कंपनी चलती है। अगेन द एक्ट कम under the section 2 subsection 2 of the Companies Act 2013, a company defines as an company incorporated under the act or under any previous act. So यहां जो previous act का मतलब है, इसका मतलब क्या है? 1956 में जो एक्ट बना था, इसलिए previous act। तो या तो इस एक्ट से हो section 2 subsection 20 of 2013, और previous act की बात करें इसलिए मैंने 1956 की भी बात यहां करी है। एज पर सेक्शन 1956 मैंने मेंशन भी कर दिया है। इससे जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये डेफिनेशन छोटा सा आपके लिए बताया है। नेक्स्ट, शेयर्स क्या होता है? शेयर्स इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर्स क्या होता है? स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपिटल होता है। नाउ व्हाट इज द शेयर कैपिटल? द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने हो सकते हैं? एक पहला हो सकता है इक्विटी शेयर्स व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड ordinary shares. Second one is the preferential shares which can also be called preference shares. Now what is the difference between the equity shares, ordinary shares और preferential shares और preference shares? आपने पढ़ा होगा BST में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूं। Ordinary shareholder are the owner of the business, right? Because they can participate into the management, they have the voting right, और सबसे जो अच्छी बात है, इनको एक डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड कब मिलता है? वो सबको पेमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में इनको डिविडेंड मिलता है। सो इट कैन बी अ वेरी हायर रेट ऑल्सो। लेकिन एज फार एज द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड, दे आर कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नॉट एक्जैक्टली द क्रेडिटर बट दे आर, यस, क्योंकि क्रेडिटर का जो मैं बोलूंगा तो आप डिवेंचर होल्डर से कनेक्ट करोगे। दे आर लाइक अ क्रेडिटर, दे आर नॉट एक्जैक्टली अ क्रेडिटर बट दे आर लाइक अ क्रेडिटर, क्योंकि इनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला जो कैपिटल है हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है। सो सेबी क्या करती है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो फिक्स्ड कैपिटल आपको देती है। सो इसको देखते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड। नाउ ऑथराइज कौन करेगा इसको? ऑथराइज करेगी इसको सेबी। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। To issue by its memorandum of association, it is also called a nominal. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल हम ऑथराइज्ड कैपिटल को ही बोलते हैं। नेक्स्ट, इश्यूड कैपिटल क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इश्यूड फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज अनइश्यूड कैपिटल। क्या होता है? द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफली।
जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, आई मीन कंपनी ऑथराइज्ड है, नॉट इश्यूड, कंपनी ऑथराइज्ड है विथ अ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख। इसमें से कंपनी ने सपोज उस पर्टिकुलर ईयर में 90,000 शेयर्स ही इशू करे, तो ये हो गया 90,000 शेयर्स, ये आ गया इशूड शेयर्स में। और अभी जो 10,000 शेयर्स अभी इशू नहीं करे हैं, इसको हम अनइश्यूड की कैटेगरी में रख सकते हैं। किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं? अनइश्यूड शेयर्स की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। इज दैट ओके? तो आई एम श्योर कि ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आप इशूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल को समझ गए होंगे। इशूड कैपिटल यहां कितना था? 90,000 था, और अनइश्यूड कैपिटल कितना है आपके पास? 10,000 शेयर्स है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे कि अंडर सब्सक्राइब क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। इस चैप्टर में, मतलब इस इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में जो मेन रोल प्ले करता है वो है प्रोराटा, वो ओवर सब्सक्राइब का ही पार्ट होता है। तो हम अंडर सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली अभी आपको ये समझना है कि इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल एंड which has actually subscribed by the public. Now called up capital क्या होता है? It is the part of the subscribed capital which has been actually subscribed by the public. Uncalled up capital क्या होता है? That portion of subscribed capital which has not yet been called up. Next, paid up capital. It is that amount, portion of called up capital which has been actually received from the shareholder. Next, इसको समझते हुए हम आगे पहले वाला भी कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफ से समझते हैं। पहला क्या था? ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा था आपका इशूड कैपिटल। इसका लॉजिक समझते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल को सबसे पहले लॉजिक से आप अटैच करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल, और लास्ट है पेड अप कैपिटल। अब इसको समझते हैं। आप इस तरह समझिए, पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन कॉल्ड अप कैपिटल बट कांट बी मोर। कैन आई रिपीट दिस? पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन called up capital but can't be more. Similarly, called up capital can be equal or less than subscribed capital but can't be more. Subscribed capital can be equal or less than issued capital but can't be more. Issued capital can be equal or less than authorized capital but can't be more. बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको इनका रिलेशन समझा देता हूं, आपको बाकियों का रिलेशन इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सेबी ने मान लीजिए कि 1 लाख शेयर्स के लिए हमें ऑथराइज करा है, तो ये आपका हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इसमें से कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी है कि कंपनी 1 लाख के 1 लाख शेयर्स ही इशू कर सकती है मार्केट में, लेकिन कंपनी को लगता है कि इस साल हमें पूरे 1 लाख शेयर्स को नहीं इशू करने हैं, उससे कुछ कम करना है, तो कंपनी वो भी कर सकती है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया? इशूड कैपिटल होता है और अनइशूड कैपिटल भी होता है। So that is the reason कि why sometime issued capital can be equal or less than authorized capital but can't be more. Why? क्योंकि हो सकता है कंपनी ने पूरे 1 लाख के 1 लाख ही इशू कर दिया, तो ये इशूड कैपिटल हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख में से कंपनी ने सिर्फ 90,000 शेयर्स को ही इशू करे हैं। इसका मतलब 10,000 जो होगा that falls under the category of unissued capital, and that is the reason कि authorized capital can be more or equal than issued capital but can't be less. Or in other words, issued capital can be equal or less than authorized capital but can't be more. Similar relation आपको यहां भी देखने को मिलेगा। Now, ये तो पहले वाली बातें थी। अब हम समझते हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, राइट? सो अभी आप थियोरेटिकल में देखेंगे, लेकिन आप थोड़े टाइम के बाद जब हमारी क्लासेस आगे आगे बढ़ने लगेंगी तो आप देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं और प्रैक्टिकली कैसे इसको ट्रीट करते हैं, दिखाते कैसे हैं। सो रिजर्व कैपिटल, अ कंपनी में reserve a portion of its uncalled up capital to be called only in the event of, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, of winding of the company. Such uncalled amount is called reserve capital. कंपनी कुछ
अनकॉल्ड कैपिटल बचा के रखती है, जब वाइंड अप करने के लिए वो उस टाइम में इस कैपिटल को यूज करती है, जिसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ऐसे हम भी करते हैं। जैसे देखा होगा आपने कि आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, उसमें भी एक रिजर्व का होता है। पेट्रोल देखा होगा आपने, पेट्रोल रेड पे आ जाता है, इसका मतलब है उसमें भी रिजर्व चला जाता है। तो रिजर्व हमें इंडिकेट करता है कि अब हमारे पास पेट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ किलोमीटर तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। सिमिलरली गोज विद दिस कैपिटल ऑल्सो। नाउ what is a capital reserve? A capital reserve is defined as the reserve that is created from the capital profit of the company. नॉर्मली आगे हम देखेंगे, और जिन बच्चों ने कर लिया है वो इजीली नोटिस कर सकते हैं कि जो शेयर फोफीचर, हम शेयर फोफिट करते हैं और एट द टाइम ऑफ री इशूइंग कुछ फंड हम उसमें से यूज कर लेते हैं, और जो अनयूज्ड फंड होता है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट इज एक्चुअली अ सरप्लस अमाउंट व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। तो ये किस नेचर का होता है? तो ये कैपिटल नेचर का होता है। Now, come to the point. Now, share may be issued for public for cash, in consideration other than cash. The underwriter as a commission, the promoters to the promoters, or employees a stock option plan scheme. This is called ESOPS, Employee Stock Option Plan Scheme. तो जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो अपने जनरल पब्लिक के लिए करती है, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश करती है। सबका मतलब बताऊंगा, और आज का एजेंडा जो हमारा है वो इसको कंप्लीट करने का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन। देखिए, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक फॉर कैश, इसमें दो बातें होंगी। इश्यूड एट पार होता है, इश्यूड एट डिस्काउंट होता है, और इश्यूड एट प्रीमियम हो सकता है। इश्यूड एट पार क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए की है, और आपको 10 रुपए का ही राइट मिल रहा है और 10 रुपए ही आपको पे करने हैं, तो इसका मतलब है कि दिस शेयर इज बीइंग इशूड एट अ पार। इशूड एट डिस्काउंट कब होगा? कि जब एक शेयर की आपको 10 रुपए की वैल्यू मिल रही है, आपको ओनरशिप 10 रुपीज की मिल रही है, और आपको सिर्फ 9 रुपीज पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब है दिस शेयर इज बीइंग इशूड एट अ डिस्काउंट। थर्ड कंडीशन है कि आपको शेयर्स की वैल्यू तो 10 रुपए की मिल रही है, लेकिन यू आर लाइबल टू पे 12 रुपीज। तो ये जो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली प्रीमियम के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। फैक्टर्स ये होते हैं कि कंपनी की बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, कंपनी की अर्निंग बहुत ज्यादा है, कंपनी का जो आगे का टर्म है बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाली है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन इसको अभी समझें तो इसी को हम इश्यूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम बोलते हैं। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और एज पर द सेक्शन 52 हम अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं प्रीमियम में, अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं प्रीमियम में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द परसेंटेज, या व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो देयर इज नो सच परसेंटेज। आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग द गुडविल एनफ इन द मार्केट, यू कैन चार्ज एनीथिंग, राइट। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कोई भी परसेंटेज नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। नेक्स्ट है, can the shares be issued at discount? तो as per the section 53 of the Companies Act 2013 आप किसी भी शेयर्स को डिस्काउंट में नहीं कर सकते unless कोई स्पेशल क्लॉज उसमें नहीं लगा हुआ है, एंड unless ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में आपके कुछ स्पेशल क्लॉज आपने सेबी से नहीं डिस्कस करके और वहां आपने इनक्लोज नहीं करा है तो नहीं कर सकते। तो मैं इसमें से जो शेयर्स हम इशू कर सकते हैं वो पार में और प्रीमियम में आपको बता रहा हूं, जो जनरल पब्लिक को हम करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि व्हेन रिसीव द एंटायर अमाउंट एट वन टाइम। इसका मतलब क्या है कि जितना आपने शेयर्स को इशू करा है, सारा का सारा पैसा आपको इकट्ठे मिल गया हो। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, व्हाट इज द शेयर्स? शेयर्स इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपिटल, एंड नाउ व्हाट इज द शेयर कैपिटल? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ऑलराइट, अब हाउ डज इट कनेक्टेड? जब क्लास 11th में हम करते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या चेक से करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको छोटी सी करेक्शंस करनी है, यहां करना है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको कोरिलेट कर पाएंगे, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल, आपको सिर्फ शेयर कैपिटल यहां लिखने की जरूरत है। वी हैव ऑलरेडी डन कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल अकाउंट इन क्लास 11th। तो ये इसकी जर्नलिटीज आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंस कंपनी का है तो कैश आप ना यूज करें, बैंक ही करें। सो बैंक का ही से ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आप करें।
इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी ले लिया है आपके लिए और इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ये चैप्टर मैं बताऊं तो दिस चैप्टर इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द कैलकुलेटिंग द अमाउंट व्हिच मींस द मल्टीप्लिकेशन और द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसका जो मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आएगी यही हमें कैलकुलेट करना होता है। यहां क्वांटिटी का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन है उसकी बात कर रहे हैं हम, और प्राइस पर यूनिट जो है वो आपके पास गिवन होगा, तो प्राइस पर यूनिट भी हमारे पास गिवन है। देखिए हमने क्या करा है, एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 10,000 शेयर्स, सो दिस इज द 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, सो 10,000 इंटू 10 विल गिव यू हाउ मच, ₹1 लाख। और इसके लिए जर्नलिटीज आपको क्या करनी है, जो हमने पहले देखी है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट ये वैल्यू से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द वैल्यू 1 लाख, 1 लाख। तो ये वो टाइम है जब आपने सारा का सारा शेयर्स इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दिया और पेमेंट आपने इंस्टेंटली रिसीव कर ली। ये मैं हर टाइम कंपनी के बिहाफ में बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट वन इज व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक फॉर कैश, और ये इसमें जो होगा ये दो कंडीशंस है, इश्यूड एट पार, पहले वाले भी हमने करा था लेकिन उसमें क्या था कि हमने इंस्टेंट पेमेंट 1 गो में रिसीव कर लिया था। लेकिन कंपनी क्या करती है, जो पेमेंट होता है उसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करती है। जैसे ये 10 रुपए का मान लीजिए शेयर्स है और इसको कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दिया। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल, चौथा है सेकंड कॉल। एंड सिंस आई एज्यूम कि सेकंड कॉल ही है, थर्ड कॉल भी हो सकता है लेकिन मोर कंडीशन में आपके सेकंड कॉल तक ही होता है। तो सिंस दिस इज अ लास्ट कॉल इसलिए मैं इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलूंगा। अब ये जो 10 रुपीज का अमाउंट है, कलेक्शन हमारी सेम होनी है जैसे हमने पहले करा है। 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से इंस्टेंटली हमने 1 लाख रुपए कलेक्ट कर लिया। यहां भी कलेक्शन सेम होनी है लेकिन हमने क्या कर दिया कि 3 रुपए हमने एप्लीकेशन पे ले लिया, 3 रुपए हमने अलॉटमेंट पे कर लिया, 2 रुपीज हमने फर्स्ट कॉल पे कर लिया और 2 रुपीज हमने फाइनल कॉल पे कर लिया। यूनिट्स हमारी सेम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 10,000 की कर लेते हैं। इट मींस वी आर गोइंग टू कलेक्ट 30,000 ऑन एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू कलेक्ट again 30,000 at the time of allotment, we are going to collect 20,000 at the time of first call and we are going to collect 20,000 at the time of second and final call। ठीक है, तो इसकी जर्नलिटीज एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि हाउ टू लर्न द जर्नलिटी एंड लॉजिकल तरीका। सो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज है और मैं आपको अपनी लैंग्वेज इसके बाद बताता हूं। So bank account debit to share application account। Next है when shares were allotted, मतलब यहां शेयर होल्डर ने अप्लाई करा and when the shareholder got the confirmation that उनको शेयर्स मिल गए हैं तो कंपनी उनको allotted confirmation भेजती है, तो उस टाइम में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करना होगा। यहां एक चीज समझ सकते हैं कि हर लेवल में चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, आपकी जो नेट एंट्री आनी है ना वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही आनी है और ये किसी भी लेवल में आप चेक कर सकते हो। जैसे आप यहां देखें बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हो गया, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, सो यहां देखो इफ यू कुड कंबाइन दिस तो नेट एंट्री आपकी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही आपकी बनती है। ठीक है, सो ये आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा बैंक टू शेयर कैपिटल ही, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू रेज द कैपिटल, तो हर टाइम बैंक टू शेयर कैपिटल ही करना पड़ेगा। इनिशियली एप्लीकेशन जो होता है वो लेवल के हिसाब से, जैसे फर्स्ट लेवल में एप्लीकेशन के लिए, सेकंड लेवल में अलॉटमेंट के लिए, थर्ड में फर्स्ट कॉल के लिए, लेकिन फोर्थ में फाइनल कॉल के लिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, शेयर कैपिटल को रेज कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट 10 रुपीज, ठीक है, एक शेयर के लिए। तो हम ये इस लेवल पे जा रहे हैं, तो फाइनली एंट्री क्या होनी है, बैंक टू शेयर कैपिटल होनी है और हर लेवल में आपको यही करना है ना। अलॉटमेंट की मैं बात देखूं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। क्यों हो गया ये मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट व्हेन यू रिसीव द फंड फ्रॉम द शेयर होल्डर, सो इट शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल के लिए देखोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड नेक्स्ट वन इज जब आप सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए देखोगे, सॉरी इसके जो पैसे मिलेंगे आपको, तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए द एंट्री शुड बी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
एंड जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसको समझते हैं। देखिए, आपको मैं एक बड़ा अच्छा सा नंबर गिफ्ट करना चाहता हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। द नंबर इज 12212121। बड़ा अच्छा नंबर दिख रहा है ना, 12212121 इज द नंबर। सो बेसिकली यहां 12212121। उसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने दो टीम बना ली, ए और बी। पहले वाले टीम में मैंने एप्लीकेशन को रख लिया, दूसरे वाले टीम में मैंने अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को एंड फाइनल कॉल को रख लिया। अब बोलोगे बड़ी और डिस्ट्रीब्यूशन है सर, एक में आपने एप्लीकेशन रख लिया और इसमें 3 प्लेयर रख दिए हैं। इसका लॉजिक है, मैं बता रहा हूं आपको। एप्लीकेशन के टाइम जब भी कोई शेयर होल्डर अप्लाई करता है किसी कंपनी में, तो मैं कंपनी के बिहाफ में बता रहा हूं, कंपनी क्या करती है, पहले रिसीव करती है, पैसे रिसीव करती है, एंड देन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द शेयर कैपिटल, राइट। क्योंकि कंपनी एंड शेयर होल्डर का डजंट हैव एनी फाइनेंशियल रिलेशन बिफोर द एप्लीकेशन। सो इनिशियली कंपनी को पहले शेयर होल्डर कुछ पेमेंट, टोकन अमाउंट, कुछ परसेंटेज देती है, वो पेमेंट करनी है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, तो 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कायदे से देखा जाए 4 कॉल्स होते हैं, तो इसमें होता क्या है कि मतलब 25%, 25%, 25%, 25%। सपोज एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है और 4 कॉल्स है, तो डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 रिस्पेक्टिवली ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि मिनिमम अमाउंट कितना होगा, सो दैट शुड बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर है, उसका 5% वुड बी 0.5 पैसा, मतलब 50 पैसा। तो कंपनी पहले क्या करेगी, रिसीव करेगी और फिर ट्रांसफर करेगी उसको, राइट्स कंफर्म करेगी। लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में आपने क्या नोटिस करा कि पहले हम ट्रांसफर करते हैं टू द शेयर कैपिटल, ट्रांसफर करते हैं टू द शेयर कैपिटल, और फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर रिसीव करते हैं हम। तो सपोज मैंने रिसीव को यहां 1 माना, तो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल को मैं 2 मान सकता हूं, राइट। इसी तरह यहां ट्रांसफर 2 है, तो रिसीव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपने देखा अभी कि एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्रीज करे आपने, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए 2, फाइनल कॉल के लिए 2। सो ये एप्लीकेशन के लिए है, ये फिर अलॉटमेंट के लिए है, ये फर्स्ट कॉल के लिए है और ये फाइनल कॉल के लिए है। तो जहां मैंने 1 लिखा है ये रिसीव के लिए है, राइट। यहां जहां मैंने 1 लिखा है ये रिसीव के लिए है, और जहां मैंने 2 लिखा है ये ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसको आप फटाफट याद कर लेना। 1 2 2 1 2 1 2 1। 1 refers to the receive and 2 refers to the transfer to share capital. We are strictly following the rules of double entry system, right? आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि what are the sides? तो जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं, वैसे देखें तो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, अकाउंट्स में भी सिमिलर होता है। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो अकाउंट्स में भी 2 ही साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। तो आपको पता है कि ये 2 साइड्स हैं, सिर्फ 2 साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें आपको सिर्फ एक पता चल गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा तो आप इजीली निकाल लोगे। क्यों मैं बात कर रहा हूं ऐसा, जहां जहां मैंने रिसीव का बात करा है, आपको पता है ना कि बैंक अकाउंट शुड बी फ्रीज्ड हियर। बैंक अकाउंट को आपने डेबिट ही करना है, 100% डेबिट करना है, ठीक है। तो सपोज यहां मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, तो यहां क्या होगा, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। एंड सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन, तो क्रेडिट में क्या करोगे, टू शेयर एप्लीकेशन करोगे। ये अलॉटमेंट के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया डेबिट में, व्हेन यू रिसीव, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिसीविंग पार्ट, सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। आप क्या करो, अलॉटमेंट के बिहाफ में रिसीव करो, तो टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहां बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, लेकिन क्या करोगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल करोगे। सिमिलरली गोज विद दिस, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल करोगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी आप 1 2 2 1 2 1 2 1 में करेंगे, सो 1 रिप्रेजेंटेड बाय द रिसीट, ठीक है, 1 रिप्रेजेंटेड बाय द रिसीट।
अब ये 1 to 2 1 में आपने देखा कि मैंने यहाँ एप्लीकेशन के लिए, यहाँ अलॉटमेंट के लिए, यहाँ फर्स्ट कॉल के लिए, यहाँ फाइनल कॉल के लिए है। तो जहां भी रिसीव आपने एप्लीकेशन के लिए करा तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन, इसी तरह अलॉटमेंट में, इसी तरह फर्स्ट कॉल, इसी तरह फाइनल कॉल में। जब मैं ट्रांसफर की बात कर रहा हूं तो इसमें आउट ऑफ द टू साइड्स, आउट ऑफ द टू ऑप्शन, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो डेफिनेटली डेबिट किसको करोगे? सपोज यहां आउट ऑफ द टू ऑप्शन एक ऑप्शन को मैंने क्रेडिट कर दिया तो दूसरे ऑप्शन को क्या डेबिट करूंगा? सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर एप्लीकेशन, सो द एंट्री शुड बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में फ्रीज्ड हो गया इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की मैं बात करूंगा तो शेयर कैपिटल फ्रीज्ड है क्रेडिट साइड में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी तरह फर्स्ट कॉल की बात करूंगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी तरह मैं फाइनल कॉल की बात करूंगा तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, आपको ये बहुत इजी लगने लगेगी। अब आप इसको कोरिलेट करेंगे तो ये आप देखो, ये 1 2 हो गया, ठीक है, ये 2 1 हो गया। इसी तरह से मैंने एप्लीकेशन को पहले वाली टीम में रखा था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल को मैंने दूसरे टीम में रखा था। तो यहां देखो अलॉटमेंट के लिए 2 1, ठीक है, 2 1 हो गया, 2 1 हो गया पहले, और फिर यहां आप 1 2 करोगे। नेक्स्ट जो है बड़ा सिंपल सा है, पहले यहां जो आप एंट्री पास कर रहे हो, यहां आपकी पहले 2 वाली कर रहे हो, फिर आप 1 वाली कर रहे हो। नेक्स्ट भी आप यही कर रहे हो, 2 वाली पहले कर रहे हो, फिर 1 वाली। 1 वाली का मतलब है रिसीव करना एंड 2 का मतलब है ट्रांसफर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कभी इन केस आप लर्न करके जाओगे तो फिर हो सकता है कि हम भूल जाएं, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा नंबर 1 2 2 1 2 1 2 1 हम याद करके रखें, ये बड़ा अच्छा सा नंबर है। और 1 रेफर्स टू द रिसीट, तो 2 रेफर्स टू द ट्रांसफर। तो इस तरह से हम करें विद द लॉजिकल वे कि एप्लीकेशन के टाइम हमें पैसे पहले मिलने हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में हमें पहले ट्रांसफर करना है। बिकॉज why this is the difference, why there is a difference is just because कि application के time company and shareholder doesn't have any financial relation, लेकिन जब once the company has received the application money from the shareholders then they are having a financial relation, right? तब उसके पास कस्टमर और जो शेयर होल्डर्स और कंपनी का अच्छा रिलेशन बनता है, कस्टमर और डेटर का रिलेशन बन जाता है, आई मीन कस्टमर और क्रेडिटर का रिलेशन बन जाता है। तो कंपनी क्या करती है, उसको अलॉटमेंट के लिए ड्यू करती है एंड उसको एक नोटिस पीरियड होता है सपोज 15 डेज का, और 15 डेज के अंदर में उसको पेमेंट कर जाता है। तो कंपनी पहले ड्यू करती है, फिर रिसीव करती है, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू करती है और कंपनी फिर रिसीव करती है, फिर फाइनल कॉल के लिए ड्यू करती है और फाइनल कॉल के फिर रिसीव करती है। सो दैट्स द डिफरेंस। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हैं, इसमें जर्नलिटीज हमने काफी बात कर ही ली है, बस इसके वैल्यूज की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है उसके लिए हम 10 रुपीज की वैल्यू है और क्वांटिटी हियर इज 10,000। तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रिसीव 1 लाख रुपीज, बट सिंस इट इज बीइंग डिवाइडेड 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन के टाइम हमें 10,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 मिलेगा, राइट। और इसकी जर्नलिटीज में फिर से बता दो, वही 1 2 वाली एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, जब अलॉटमेंट के लिए आप करेंगे तो 10,000 शेयर्स के ऊपर वी आर चार्जिंग 3, तो 30,000 के लिए आप इसके लिए क्या रूल करते हैं, जैसे इसके लिए मैंने 1 2 बताया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 2 1 करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह फर्स्ट कॉल की मैं बात करूं तो क्या होगा, 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 हमें ड्यू करने हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां भी यही 2 1 वाला जो मैंने आपको बताया ये रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट जो लास्ट कॉल है हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इस पे भी 10,000 शेयर्स के ऊपर एंड वी आर चार्जिंग 1 रुपी। तो यहां हमें कितना मिलना है, 10,000 रुपीज ही मिलने हैं। तो यहां भी आपने 2 1 का रूल फॉलो करना है, मतलब वही फिर से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हाट डज इट मीन? वेरी सिंपल, जैसे मान लीजिए
एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की राइट आपको मिल रही है, एंड फॉर अवेलिंग दिस राइट यू आर सपोज टू पे 12 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस का 2 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनीज गुडविल इन द मार्केट, कंपनीज द बेटर रेपुटेशन ओवर द मार्केट, इसी के लिए आप पे करते हो, राइट। तो इसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। वो पार में था, ये प्रीमियम में है। तो जो मैंने बेसिक 8 एंट्रीज बताई वो बिल्कुल सेम है। बेसिक 8 एंट्री क्या बताई? एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए 2 और फाइनल कॉल के लिए 2। वो आपका बेस है, बिल्कुल बेस है, राइट। अब सपोज इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड इफ द प्रीमियम इज गिवन विथ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में जो हम ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल करते हैं उसको हम चेंज कर देंगे। उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? पहले हम करते थे पार में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नाउ सिंस वी आर कलेक्टिंग लिटिल मोर अमाउंट, वी आर कलेक्टिंग 2 रुपीज मोर, तो ये हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज इफ द प्रीमियम इज गिवन विद अलॉटमेंट और अदर कॉल्स, लाइक फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है। सपोज अलॉटमेंट में है तो क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो 8 एंट्री का सीक्वेंस है उसमें सपोज एप्लीकेशन के टाइम है तो आपको सेकेंड एंट्री को चेंज करने की जरूरत है। सपोज इफ इट इज गिवन विथ अलॉटमेंट तो आपको सीक्वेंस का थर्ड एंट्री शुड बी लाइक दिस। Earlier it was share allotment account debit to share capital account. Now it is share allotment account debit to share capital to securities premium. सपोज ये फर्स्ट कॉल के टाइम भी हो सकता है तो उस टाइम में आपको फिर वही आपको फिफ्थ वाली एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। मतलब जो ड्यू वाली एंट्री है, जो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री है, उसको चेंज करने की आपको जरूरत होगी। बट इफ द प्रीमियम इज गिवन बट द क्वेश्चन इज साइलेंट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइलेंट? साइलेंट का मतलब ये है कि ना एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, ना अलॉटमेंट पे दिया हुआ है, ना फर्स्ट कॉल पे, ना फाइनल कॉल पे प्रीमियम दिया हुआ है। मतलब ये 10 रुपए का शेयर हम 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 रुपए है ये एप्लीकेशन पे चार्ज कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे चार्ज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे चार्ज कर रहे हैं, फाइनल कॉल पे चार्ज कर रहे हैं, इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर। तो उस टाइम में बाय डिफॉल्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट पे ही हम चार्ज करते हैं। तो यहां मैंने दिया है कि व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, सो इसको हम सेकंड केस की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब अलॉटमेंट पे ही हम एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। सो बहुत सिंपल सा है। द कंपनी नीड्स टू द क्रेडिट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज अ सेपरेट अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में आप कर रहे हो तो डेफिनेटली 2 रुपीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इट इज एक्चुअली अ गेन फॉर द कंपनी। तो ये हमारे लिए, कंपनी के लिए गेन है। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑफरिंग द राइट ऑफ 10 to the shareholder but we are receiving 12 rupees, so definitely 2 rupees would be the gain of the companies. And as per the Companies Act 2013, the company shows the credit balance of securities premium account under the heading reserve and surplus on the liability side of balance sheet. ये reserve and surplus का मतलब है whatever surplus amount you are collecting, whatever reserves you have, so that should be shown as per the Companies Act 2013. तो आप इसको इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जब बनाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस का एक कॉलम होगा, वहां आप बनाएंगे, राइट। आपने पढ़ा होगा कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहले आपको शेयर होल्डर्स फंड दिखाना पड़ता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना पड़ता है। तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं या गेन हैं, दैट शुड बी सोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। तो ये आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है इसको आप रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे दिखाएंगे। नाउ व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है बेसिकली आपको 2 कंडीशन होते हैं। एक सेक्शन 52 है इसका, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 क्रिएशन का होता है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, राइट। तो मैंने यहां सेक्शन 52 ही मेंशन किया हुआ है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो एडिशनल अमाउंट आया, इस एडिशनल अमाउंट को कहां कहां हम यूज कर सकते हैं? अब एडिशनल अमाउंट का मतलब क्या है? 10 रुपए के बदले में आपने 10 रुपीज का ओनरशिप ट्रांसफर करा एंड यू आर रिसीविंग 12 रुपीज। तो ये जो 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एक एडिशनल गेन है हमारे लिए, एक बेनिफिट है। तो इसको कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, कहां कहां लॉसेस को हम इसको फुलफिल कर सकते हैं विद द एडिशनल इनकम? तो सबसे पहले इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। इसको हम जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, इसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम
प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कर सकते हैं। देखिए दो प्रीमियम है, अभी जो हमने प्रीमियम कलेक्ट करा है एज पर द सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस प्रीमियम को हम कहां कर सकते हैं? तो बेसिकली हमें व्हाइल कलेक्टिंग द सिक्योरिटीज प्रीमियम, इट इज एन इनकम फॉर अस, इट इज एन गेन फॉर अस। लेकिन डिवेंचर हमारे लिए क्या है? एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और इसको इसमें सपोज हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो वो जो एक्सपेंडिचर है, वो जो हमारे लिए कैपिटल एक लॉस है, दैट लॉस हैज टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम हियर ओनली। जैसे 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए में करा, तो वी आर रिसीविंग 2 रुपीज का बेनिफिट। सिमिलरली सपोज इफ वी हैव टेकिंग अ लोन ऑफ सम अमाउंट, और उसके ऊपर हमारे को कुछ हायर पेमेंट करना हो, सो दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट। लोन को आप रीपे कर रहे हो, तो उस टाइम जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, तो जो आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट करा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, उसी अमाउंट से आप उसको पे कर रहे हैं, राइट। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स का है, उस टाइम में भी बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी ऑप्शन देती है, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और कुछ जो एक्सपेंसेस हैं इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने कलेक्ट करा है ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, राइट। आज के टाइम में हम सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखते हैं एज पर द लेटेस्ट अपडेशन। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें पहला है व्हेन एसेट्स परचेज्ड और व्हेन बिजनेस परचेज्ड, व्हेन पेमेंट मेड। देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं कि जब भी हम शॉपिंग करने के लिए आप जाते होगे, कहीं भी मम्मी पापा के साथ जाते हो, खुद भी जाते होगे, तो पहले क्या होता है, हम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो भी हमारे को चाहिए होता है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट द पेमेंट। क्योंकि पेमेंट के बड़े सारे मोड्स आ गए हैं। नाउ वी कैन मेक द पेमेंट थ्रू कैश, वी कैन मेक द पेमेंट थ्रू चेक, वी कैन ट्रांसफर ऑनलाइन। हम उसको एक चेक पकड़ा के आ सकते हैं, हम उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से कर सकते हैं। क्लास 11th में आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्राइमरी होता है वो हम होता है एसेट को परचेज करना। तो ये हम किस चीज की बात करें, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जो P4 होता है परचेजेस होता है, इसका लॉजिक भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जर्नलिटीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसे मान लीजिए किसी सिंपल एक एसेट्स को परचेज कर लिया, ठीक है, इसको मैं समराइज कर रहा हूं यहां। और दूसरा है कि आपने बिजनेस को ही टेक ओवर कर लिया। तो आज के टाइम में क्या है, सपोज आपने किसी एसेट्स को परचेज कर लिया। सपोज आप दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन हैं और आपने प्लान करा कि मुझे एक ऑफिस जो है वो बैंगलोर में खोलना है, राइट। तो बैंगलोर में आपने क्या करा, अपने ऑफिस के लिए एक स्पेस देखा और वो आपने प्रीमाइसेस खरीद लिया। तो ये तो परचेजेस हो गई। नाउ यू आर लायबल टू मेक द पेमेंट फॉर द सेम। तो पेमेंट के मोड क्या हो सकते हैं? कैश में दे सकते हो आप, चेक से दे सकते हो आप, बैंक ड्राफ्ट से दे सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से दे सकते हो। बट देयर इज वन मोर मोड। सपोज योर कंपनी इज रेप्यूटेड एनफ, राइट, टू इन्वेस्ट। तो वो जो बंदा है जिसको आपको, जो आपका क्रेडिटर है जिसे आपने खरीदा है, सपोज इफ ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी शेयर्स, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट थ्रू कैश, यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू योर शेयर्स। आप उसके उसी अमाउंट का आप उसको शेयर्स ट्रांसफर कर दोगे। दैट इज द रीजन कि इस टॉपिक का जो नाम है वो है इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब इसमें इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट थ्रू कैश, यू कैन इनकरेज द क्रेडिटर, और मे बी द क्रेडिटर इज ऑलरेडी इनकरेज टू बाय द शेयर्स फ्रॉम योर कंपनी। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो सबसे पहले एसेट जब परचेज करेंगे वो होगा, और बिजनेस जब परचेज करेंगे। बिजनेस भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका बिजनेस चल रहा है और आपका कोई पैरेलल में और बिजनेस चल रहा है, मतलब किसी और का चल रहा है जो आपका कॉम्पिटिटर है, एंड यू आर हैविंग द फंड्स, और वो चाहता है कि उसको सेल करके वो सपोज मे बी एनी रीजन वो दूसरे बिजनेस शिफ्ट करना, वट एवर रीजन। तो हम क्या करते हैं, जब भी बिजनेस खरीदते हैं तो हम उसके नेटवर्थ के लिए पे करते हैं। किसके लिए पे करते हैं? नेटवर्थ के लिए। आई एम श्योर क्लास 11th में आप लोगों ने नेटवर्थ के बारे में समझ लिया होगा। नेटवर्थ इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ योर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट। तो नेटवर्थ इन अ कॉमन लैंग्वेज आई कैन से नेटवर्थ इज अ कैपिटल ओनली। तो जब भी किसी आप बिजनेस को परचेज करते हो, तो रनिंग बिजनेस को आप परचेज करो, नाउ दैट एसेट बिलोंग्स टू यू सिंस यू आर परचेजिंग इट, लायबिलिटीज भी आपसे बिलोंग करेगी। तो आप पेमेंट किसकी करते हो? तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय समवन एल्स था, सो दैट कैपिटल इज बीइंग रिफंडेड, राइट, दैट नेटवर्थ इज बीइंग रिफंडेड। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट। सो पेमेंट के लिए अभी मैंने बताया कि इफ द क्रेडिटर इज इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टिंग योर कंपनी, तो हो सकता है कि आप सारे का सारा शेयर्स में ही दे दो,
सारा पेमेंट आप सेल्स के थ्रू से दे दो। या ऐसा भी हो सकता है कि सपोज वो ऐसे बोले कि चलो ठीक है 100 करोड़ की पेमेंट में आप ऐसा करो कि 90 करोड़ आप मुझे सेल्स के थ्रू से दे दो, बट आई रियली वांट सम आई मीन फंड ऑल्सो, लिक्विड फंड ऑल्सो। तो मुझे आप 10 करोड़ का क्या करो कि 10 करोड़ का मुझे कैश के थ्रू से पे कर दो, चेक के थ्रू से कर दो, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, दीज आर द ऑप्शन, मोस्टली बैंक के थ्रू से होता है। सो आप इसके थ्रू से मुझे पे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जब कंप्लीट पेमेंट आपने सेल्स के थ्रू से कर दिया, ये हो गया जब पार्शियल आपने कर दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर इन दिस टॉपिक, इश्यू ऑफ सेल्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिस इज एक्चुअली पी स्क्वायर। ये क्या होता है? पी स्क्वायर होता है, राइट। सो पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पहले परचेज करेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। परचेज के जब डेप्थ में जाएंगे तो हम एसेट परचेज कर सकते हैं या हम बिजनेस परचेज कर सकते हैं। पेमेंट के जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो या तो हम एंटायर पेमेंट सेल्स के थ्रू से कर सकते हैं या हम पार्शियल सेल्स के थ्रू से कर सकते हैं और पार्शियल कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से कर सकते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी। इसके बाद में आपको जर्नलिटी से भी रूबरू कराता हूं। नाउ इसमें मैंने आपके लिए 3 कंडीशंस बनाया है, क्योंकि हो सकता है पहले लॉजिक समझ लीजिए। हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने एसेट्स खरीद लिया रनिंग बिजनेस का, लायबिलिटीज भी नाउ बिलोंग्स टू मी, तो जो भी कैपिटल है, सपोज मान लीजिए उसका कैपिटल बनता है 100 करोड़ का, एंड इफ ही इज रेडी टू टेक 100 करोड़ और से टाटा बाय बाय टू दैट बिजनेस और हमारे को हैंड ओवर कर देता है, तो ये तो पार वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन सपोज बेसिकली इसको सॉरी पार वाली बिजनेस नहीं, इसको बोलते हैं कि मतलब हाँ पार बोल सकते हो कि मतलब फेस वैल्यू पे हमें दे दी। दूसरा बोल सकते हैं कि सपोज 100 करोड़ की पेमेंट करनी है उसको एक्चुअली, बट वो बोल रहा है मुझे कि 110 करोड़ मुझे दे दो। तो ये जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुड रेपुटेशन ओवर द मार्केट। ऐसा होता है। सपोज आप कोई बिजनेस को खरीदोगे और चलता हुआ बिजनेस है जिसके ऊपर कोई भी एडवर्टीजमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, कल से आप स्टार्ट करो, कल से कस्टमर आपकी लाइन लग जानी है कस्टमर्स की, तो डेफिनेटली उसने हार्डवर्क कर रखा है, उसने बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है। सो व्हेनेवर यू टेक ओवर दैट बिजनेस, सो फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू आर डूइंग योर बिजनेस, नेक्स्ट डे से आपका बिजनेस चल पड़ेगा, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले सकता है। या हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस को हमने लिया जो बिजनेस बेसिकली नहीं चल रहा है, जैसे आपको याद होगा कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार टाटा, जो हमारे बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेसमैन हैं और मतलब बिजनेस वर्ल्ड में सब उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, टाटा एक बार जब उनका ये न्यू ऑटोमोबाइल बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली उनके बिजनेस बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो वो गए फोर्ड के पास। फोर्ड वाज द लीडिंग कंपनी दैट टाइम, ठीक है। फोर्ड के पास गया, उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी जो है वो आप टेक ओवर कर लो। फोर्ड ने बोला कि नहीं, ये कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट कंपनी, और वो फिर वापस आए और फिर से उन्होंने बिजनेस चलाया, और आज के टाइम में देख रहे हैं कि टाटा कहां जा रही है, राइट। फिर फोर्ड की जब कंडीशन अच्छी नहीं थी तो फोर्ड अगेन विजिटेड टाटाज ऑफिस और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि आप हमारे फोर्ड को खरीद लो, और टाटा ने, आपने देखा होगा जैगुआर और रेंज रोवर जो उनकी टॉप लाइन कार्स हैं, नाउ दैट इज बीइंग ओन्ड बाय टाटा ग्रुप, राइट। अब उन्होंने उस कंपनी को फिर अलग से ही दिखाया। तो डेफिनेटली उस टाइम में जो डीलिंग हुई थी बिटवीन द फोर्ड एंड टाटा, तो फोर्ड वाज नॉट इन अ गुड शेप, राइट। तो उस टाइम में हो सकता है कि टाटा ने उसके, मैं एक इमेजिनरी वैल्यू कर रहा हूं, हो सकता है कि टाटा ने सपोज 1000 करोड़ की उसकी सारी नेटवर्थ ली हो और उसके बदले में 900 करोड़ ही पे करा हो। सो दैट इज द डिफरेंस, और ये जब डिफरेंस होगा, दैट अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, क्योंकि उस टाइम में कंपनी की जब कंडीशन अच्छी नहीं होती और कंपनी आपको कम पैसे मिल जाते, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आप कैपिटल रिजर्व के लिए ट्रांसफर कर लेते हो, सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर कंपनी इन द फ्यूचर। सो इसके लिए 3 कंडीशन मैंने बताया कि जब हम एसेट परचेज कर लेते हैं तो एंट्री हो जाती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जब हम बिजनेस परचेज करते हैं, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू से, क्योंकि यही होता है बिजनेस में, A इक्वल्स टू L प्लस C, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जब भी आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। मैं एक वैल्यूज भी लेके चलता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने सन्ड्री एसेट 200 करोड़ का लिया,
सन्ड्री लायबिलिटीज आपने 50 करोड़ का भी लिया, तो इसका मतलब वेंडर को उसके नेटवर्थ के लिए यू आर लायबल टू पे 150 करोड़ एंड उसको टाटा बाय बाय कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू ओन दिस कंपनी, राइट। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, व्हेन द एसेट इज मोर देन योर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब एसेट्स आप ज्यादा का ले रहे हो, ठीक है, और कैपिटल के लिए, नेटवर्थ के लिए कम पैसे दे रहे हो, तो क्या होगा देखते हैं। जैसे मैंने यहां एक इमेजिनरी वैल्यू ले लिया, 200 करोड़ का मैंने एक एसेट्स खरीद लिया, ठीक है, बिजनेस का, रनिंग बिजनेस का। लायबिलिटीज अगेन 50 करोड़ की है, तो आप देखो ये जो डिफरेंस है ये मुझे 150 करोड़ उसको पे करना चाहिए था, लेकिन सपोज इफ ही इज बीइंग सेटल एट अ प्राइस ऑफ 140 करोड़, still you find your assets total is exceeding the sum total of your liabilities plus capital, so this difference is being transferred to your capital reserve। तो यहां 10 करोड़ रुपए आप यहां लिख देंगे। Is that okay? ये कंडीशन क्या था आपको मैंने बताया, ये कंडीशन है when the asset is greater than the liabilities plus capital। Is that okay? Now next one is कि when asset is less than the liabilities plus capital, इसका भी एक इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि सन्ड्री एसेट्स का 200 करोड़ का है, लायबिलिटीज 50 करोड़ की है, और ये जो वेंडर है इसको कितना देना चाहिए, इसका डिफरेंस देना चाहिए, 150 करोड़ देने चाहिए। लेकिन इसने बोला नहीं, आई हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ओवर द मार्केट, मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, और ये इनकी जो डीलिंग फाइनल हुई सपोज 165 में हुई। सो हियर यू कैन इजीली नोटिस कि नेटवर्थ के लिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 150 करोड़ वी हैव पेड 165 करोड़। तो ये जो 15 करोड़ हमने एक्स्ट्रा दिया है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गुडविल रेपुटेशन ओवर द मार्केट बाय ओन्ड बाय द प्रीवियस कंपनी, राइट। तो इसलिए हम करते हैं। नेक्स्ट है जब व्हेन एंटायर पेमेंट मेड थ्रू सेस, मैंने आपको पिछला एक थोड़ा समराइज कर दिया था। एंड नेक्स्ट है उसके बाद पार्शल थ्रू सेस एंड पार्शल थ्रू कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको भी देखते हैं। जब आप एंटायर करेंगे पेमेंट थ्रू सेस, तो इसके लिए क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशूड एट प्रीमियम होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट में होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज वेंडर जब पार्शली करेंगे, तो इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया था कि सपोज इफ वी आर लायबल टू पे से 150 करोड़ और हमने डिसाइड कर लिया कि 140 करोड़ जो है वो सेस के थ्रू चले जाएंगे, तो हो सकता है वो पार में, डिस्काउंट में, प्रीमियम में, जो मैंने प्रीवियस मेंशन करा उसमें हो गया। ये जो 10 करोड़ बचा हुआ है ये हो सकता है कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जाएगा। तो इसकी एंट्री तो अपन ने कर ली थी, राइट। अब इसकी एंट्री की बात करते हैं, तो इस एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बिल्स पेबल अकाउंट, राइट। तो ये एंट्री हम इसके लिए कर सकते हैं। इस कंडीशन को क्या मैं बोल सकता हूं कि व्हेन पार्शल पेड थ्रू द सेस एंड पार्शल थ्रू द कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि वी आर लायबल टू पे से 150 करोड़, 140 करोड़ हमने सेस के थ्रू से पे कर दिया था। अब जब मैं सेस की बात करूंगा भाई पार, डिस्काउंट, प्रीमियम आ जाएगा जो हमने डिस्कस कर लिया है। 10 करोड़ हमें कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू देना है, वो हम यहां से पेमेंट कर देते हैं और उसके लिए एंट्री हम ये वाली पास करने वाले हैं। आई एम श्योर ये ठीक है। नाउ अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, यहां देखो कि जब हमने करा है पार में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम बात करें वो अमाउंट इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस करते हैं। तो वही बात हो गई इकोनॉमिक्स में, जैसे डिमांड ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हो, ठीक है। तो इसी तरह क्वांटिटी एंड प्राइस दो कंपोनेंट हैं। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस और डिक्रीज इन द प्राइस, डेफिनेटली योर क्वांटिटी विल अफेक्ट, एम आई करेक्ट? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस और डिक्रीज इन द प्राइस, योर क्वांटिटी विल अफेक्ट। सो सेम थिंग हैपन व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। यहां न्यूट्रल होता है, पार में कोई चेंज नहीं होता, यहां प्रीमियम में आपका चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली जब आप हायर प्राइस में करोगे तो आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पहले जो पेट्रोल थी, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि 80 रुपीज की पेट्रोल थी, तो 2000 रुपए का हम पेट्रोल भरवाते थे, तो बेसिकली डिवाइड बाय 80, तो इसका मतलब है कि 25 लीटर्स हमारे कार में पेट्रोल आती थी। लेकिन सपोज ये जो प्राइस है 80 रुपीज से इंक्रीज होकर 100 रुपीज की प्राइस हो गई है, तो आप इसको देखो कि 2000 की पेट्रोल भरवाएंगे, और मतलब ज्यादा की भरवा सकते हैं, लेकिन 2000 का मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया।
एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय 100 तो डेफिनेटली वो जो यूनिट में इफेक्ट आ जाएगा, पहले हम 25 लीटर्स भरवाते थे, अब कितना करेंगे 20 लीटर्स ही होगा. सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट इन योर एट अ डिस्काउंट ऑल्सो, क्योंकि डिस्काउंट में जब हम प्राइस कम करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होगा. तो इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर दिस? यस, एक फॉर्मूला है, उसको मैं आपको यहां समझाने वाला हूं. सपोज इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, इसमें कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने बताया ये न्यूट्रल वैल्यू होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अमाउंट पेबल टू द वेंडर अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ शेयर्स. जब भी आप एमसीक्यू करोगे और आपके सीयूटी में स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आप देखो, हर फेज में आप देखो, फेज 1 फेज 2, उसमें हर में आपके ये क्वेश्चंस आया ही आया है इस टॉपिक से. तो टोटल अमाउंट पेबल टू द वेंडर अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ शेयर. Total amount payable to the vendor upon unit price plus premium if the shares are issued at premium. When the shares are issued at discount, total amount payable to the vendor upon unit price of share minus discount. Suppose हमको इतना बड़ा याद नहीं करना यार, तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल. देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. इतना बड़ा बड़ा हमें दिखने से डर लगता है, तो कोई बात नहीं, इसको सिंपल कर लेते हैं बेटा. पार में फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस, ठीक है. डिस्काउंट की हम बात करें, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मतलब कोई टर्म चेंज नहीं कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं. टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस माइनस डिस्काउंट. और सपोज इफ इट इज बीइंग इशूड एट प्रीमियम, तो द फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस प्लस प्रीमियम करने वाले हैं. आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा आपको. एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें. देखिए, एबीसी लिमिटेड हैज परचेज बिल्डिंग फॉर ₹12 लाख. तो ये हो गया हमारा परचेजेस. मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, पी फॉर परचेजेस एंड पी फॉर पेमेंट. और ये पेमेंट के मोड हो गए, ये पेमेंट के मोड हमारे हो गए कि जो पेमेंट का मोड है हमारा, वो हम पार में कर सकते हैं, प्रीमियम में कर सकते हैं या डिस्काउंट में कर सकते हैं. तो एक एंट्री जो कॉमन इन ऑल केसेस है, वो क्या है? परचेजेस की. उसके लिए एंट्री क्या पास करने वाले हैं? उसके लिए एंट्री पास करने वाले हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और वेंडर का नाम क्या है? पीक्यूआर लिमिटेड. तो जब नाम गिवन हो तो आप वेंडर मत नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे उसका नाम, टू पीक्यूआर लिमिटेड एंड द वैल्यू इज 12 लाख. ठीक है. अब इसके बाद मैं इस फॉर्मूले पे इसको लगाता हूं. ठीक है, पहले क्या है? पार में करा हमने, फिर 20% प्रीमियम में कर दिया, 20% डिस्काउंट में कर दिया. ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए. अब आपको मैं कैलकुलेट करके समझा रहा हूं. इसमें तो मैंने बताया कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. डिस्काउंट में देख लेते हैं. सो 12 लाख टोटल अमाउंट पेबल है बच्चों. यूनिट प्राइस जो है वो 10 रुपए का है एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20. तो बच्चे गलती क्या करते हैं? ये क्यों फॉर्मूला दे रहा हूं? बच्चे क्या करते हैं? 12 लाख पे कैलकुलेट करते हैं. बेटा जी, 12 लाख जो है अमाउंट है, अमाउंट पे नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, और प्राइस के फ्लक्चुएट होने से इनडायरेक्टली इट अफेक्ट योर क्वांटिटी बट नॉट डायरेक्टली. अफेक्ट किसको कर रहा है? आपके अमाउंट को करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रहा है? प्राइस को अफेक्ट कर रहा है. विद द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस इट विल अफेक्ट योर क्वांटिटी. तो इसलिए हमें इस वैल्यू पे कभी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, मतलब 12 लाख पे. 10 रुपए का शेयर है. नाउ आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% would be calculated on this value. So 2 rupees, it is available for a price of 8 rupees. तो आप कर लीजिए. तो ये 12 लाख डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000 शेयर्स. आप इसको इशू कर सकते हैं. प्रीमियम की बात करें तो टोटल अमाउंट पेबल है 12 लाख अपॉन यूनिट प्राइस की बात करें तो 10 रुपए, और प्रीमियम आपका 20% है. 20% ऑफ 10 रुपीज विल गिव यू हाउ मच? 2 रुपीज. तो ये हो जाएगा आप 1 लाख शेयर्स आप इशू कर सकते हैं. अब इसमें थोड़ा सा और पहले चले जाएं, इसकी जर्नलिटीज देख लेते हैं एक बार. बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख 12 लाख. प्रीमियम का देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. प्रीमियम में हमने करा तो हमने कितना अमाउंट निकाला था? यहां देख सकते हो, हमने प्रीमियम में 1 लाख शेयर्स दिए हैं, राइट. तो कितना सिंपली समझ सकते हैं कि 12 रुपए का शेयर जिसकी प्राइस 10 रुपीज की थी, वो 2 रुपए के प्रीमियम के साथ वेंडर को ऑफर किया गया है. वेंडर का नाम आपको, सिंस मैंने वहां पीक्यूआर लिया था, तो आपको वेंडर नहीं लिखना, आपको पीक्यूआर लिमिटेड लिखना है. सो दिस इज योर प्राइस एंड नाउ दिस प्राइस इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द क्वांटिटी. तो क्वांटिटी यहां फिक्स कितनी हो गई? हमने अभी कैलकुलेट करा था 1 लाख थी. तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं आप 12 लाख से.
टू शेयर कैपिटल अकाउंट को करने वाले हैं 10 लाख से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को करने वाले हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम को करने वाले हैं 2 लाख रुपीज से। डिस्काउंट की बात करें तो 1,50,000 शेयर्स आपने इशू करे हैं। इसको समझते हैं। देखो 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के डिस्काउंट के साथ हमने PQR लिमिटेड को, वेंडर का नाम यहां क्या हो गया, PQR लिमिटेड, बिकॉज नेम इज गिवन, हमने 8 रुपए में ऑफर करा है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, तो 1.5 लाख है इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख रुपीज यहां हो गया। 1.5 लाख इंटू 2, तो डिस्काउंट 3 लाख रुपीज की आ गई, और शेयर कैपिटल में आपका 15 लाख रुपीज आ गया। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है when shares are issued to the underwriters for their commissions, underwriters for their commission, जैसे underwriters होते हैं, underwriters डेफिनेटली अपनी सर्विसेज के लिए, क्योंकि वो शेयर्स को इशू करते हैं मार्केट में, शेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल करने के लिए, तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता, या कंपनी के ओनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो जाके शेयर बेचे। तो उसने बहुत ऐसी ऐसी एजेंसी को अपॉइंट कर लिया जहां ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, टीम है, लेकिन एक बंदे से उसकी वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है जिसको वो एक कमीशन दे रहे हैं, एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशंस, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड अंडरराइटर्स। वो क्या कर लेते हैं, अंडरराइट कर लेते हैं कि आपकी कंपनी के सारे शेयर्स मैंने इस टाइम में सेल करवा देने, आपके सारे शेयर्स जो है, सेल इज नॉट अ वर्ड, गुड वर्ड, सब्सक्राइब करवा देने। उसके लिए उनकी आपस में डीलिंग हो जाती है कि इतना परसेंटेज जो शेयर्स है वो आपके नाम पे हो जाएगा। जब वो काम डन कर देते हैं तो बेसिकली दे आर गिविंग ऑफर्ड द अंडरराइटर्स कमीशन। तो इसके लिए मैंने आपको 2 प्लान बताया, क्योंकि बुक में अलग अलग दिया हुआ है, उसका एक भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ड्यू और पेमेंट की अलग बताता हूं। सो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, बहुत सिंपल है। अंडरराइटर्स कमीशन इज एन एक्सपेंस, एंड व्हेनेवर एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट्स सपोज टू बी डेबिटेड, और अंडरराइटर्स आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया, बिकॉज यू हैव टेकन द वर्क एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट फॉर द सेम। When shares are issued to the underwriters, तो आप लायबिलिटीज को आप पे ऑफ कर रहे हो, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसकी एक एंट्री भी पास कर सकते हो, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जितने से हमने अंडरराइटर्स को यहां क्रेडिट करा उतने से हमने डेबिट करा। सो एक साथ हम एंट्री पास कर सकते हैं, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री करेक्ट है, मतलब दोनों कंडीशंस करेक्ट है। अब मैंने एग्जांपल लिया, एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एज अ अंडरराइटर्स कमीशन। तो 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सो बेसिकली आपको क्या करना है, 2000 इंटू 10, आप इस फॉर्मूले से चले तो 2000 इंटू 10 20,000 का आपने अंडरराइटर्स कमीशन टू अंडरराइटर्स कर दिया, और यहां अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 कर दिया, या सिर्फ एक एंट्री पास कर रहे हैं तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आप कर सकते हैं। इज इट ओके? नाउ ये क्वेश्चन मैंने वहां सॉल्व कर दिया। इसके बाद व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू द प्रोमोटर्स, इसके लिए 3 टर्म्स हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एक्चुअली मिसिंग है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये भी मिसिंग है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो व्हाट इज द एंट्री, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑब्लिक फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। तो आपने प्रोमोटर्स को 5,000 शेयर्स दिए हैं एट अ प्राइस बैंड ऑफ 10, इसका मतलब 50,000 वर्थ के आपने प्रोमोटर्स को दिया है। इनमें से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ऑब्लिक गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट इनकॉर्पोरेशन वुड बी द बेटर वर्ड। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इसको आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, गुडविल भी लिख सकते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रमोटर्स होते हैं बेसिकली वो कंपनी को इतना प्रमोट कर देते हैं कि कोई भी कंपनी खरीदे तो बेसिकली उसको आपको कंपनी के नाम बताने की जरूरत नहीं है। जब भी रेनबैक्सी आपने नाम सुना का फार्मास्यूटिकल्स में, इट इज अ बिग नेम, वाज अ बिग नेम आल्सो एंड इट इज स्टिल अ बिग नेम। तो उस टाइम जब सेल ऑफ हुई थी तो उस टाइम में प्रोमोटर्स को एक मोटा अमाउंट मिला था, क्योंकि रेनबैक्सी जिसने खरीदा
उसको बताने की जरूरत नहीं कि रेनोवैक्सी क्या बनाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रमोशनल। वो जो प्रमोटर्स ने जो इतना प्रमोशन ब्रांडिंग करी थी, इतना उसके मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर दी थी, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर्स के थ्रू से पे किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कंपनी कैन, ये तो मैंने आपको आंसर दे दिया था, कैन अ कंपनी इश्यूड शेयर्स एट डिस्काउंट? So according to the section 53 of the Companies Act 2013, the company won't be issuing the shares at a discount except section 54. ये होता है sweat equity of shares. Sweat equity क्या होता है? Suppose if I am working in a company, और कंपनी कुछ बनाती, जैसे just take an example, एप्पल का कोई एम्प्लॉय होगा, तो जो दूसरों के लिए प्राइसिंग होगी वो एप्पल के लिए कम, एप्पल के एम्प्लॉय के लिए कम प्राइसिंग होगी। जैसे मान लीजिए एप्पल के शेयर्स का एक एक्स प्राइस है और जो एम्प्लॉय सपोज शेयर्स खरीदना चाहता है तो उसके लिए एक डिस्काउंटेड रेट पे होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 100 रुपीज का शेयर कोई एम्प्लॉय के लिए खरीदना चाहता है, तो उसको एक सपोज 10% का कंसेशन मिल जाए तो एम्प्लॉय को 90 रुपीज में, तो ये जो 10 रुपए है ये कंपनी किसके लिए दे रही है? डिस्काउंट के लिए दे रही है। लेकिन ये कब प्रोवाइड करते हैं? एज पर द सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर द सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये हम स्वेट इक्विटी करने के टाइम दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। आई एम श्योर कि आज आप लोगों ने काफी सीखा होगा। इसको रिकैप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।